Contagious. Why Things Catch On. Book by Jonah Berger. Introduction. इमेजिन कीजिए कि आप एक डैंडलायन के फूल की पंखुड़ियों को हवा में धीरे से उड़ा रहे हैं। अब ये सोचिए कि आप फनी कैट वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। सोचिए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया जिसके बारे में आप अपने दोस्तों को बताने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये सब कंटेजियस के एग्जाम्पल है। ऐसे 6 प्रिंसिपल्स हैं जो किसी आइडिया को इतना वायरल या ट्रेंडिंग बना देते हैं कि लोग उसके बारे में बात करने से खुद को रोक नहीं पाते। जोना बर्जर इन्हें 6 स्टेप्स बोलते हैं और इस बुक में हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें से फर्स्ट स्टेप है सोशल करेंसी, सेकंड स्टेप है ट्रिगर और थर्ड स्टेप है इमोशन, फोर्थ स्टेप है पब्लिक और फिफ्थ स्टेप है प्रैक्टिकल वैल्यू और सिक्स्थ स्टेप है स्टोरीज। इस बुक के खत्म होते होते आप ये सीख चुके होंगे कि क्यों कुछ आइडिया फटाफट वायरल हो जाते हैं और आप ये भी सीखेंगे कि कैसे नेक्स्ट ट्रेंड क्रिएट किया जाए। कुल मिलाकर ये बुक आपको कंटेजियस बनना सिखा देगी। सोशल करेंसी। चलिए अब कंटेजियस के पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। सोशल करेंसी का क्या मतलब है? कोई आइडिया हो सकता है, स्टोरी या कोई नया प्रोडक्ट या एक थॉट या फिर कोई एक्सपीरियंस जो कोई इंसान दूसरों से शेयर करना चाहता है। आदमी सोशल एनिमल होता है और जो चीज़ उसे पसंद आती है उसे दूसरों से शेयर करना चाहता है। हम लोग आपस में एक जुड़ाव, एक कनेक्शन महसूस करना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम सोशल करेंसी यूज़ करते हैं। मान लो आपने ऑनलाइन नए शूज़ खरीदे। आपको जूते पसंद आते हैं, फिटिंग भी बढ़िया है। आप जूते पहनकर रूम के अंदर चलकर देखते हैं। आपको जूते बड़े आरामदायक लगते हैं तो आप उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताते हैं, यानी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो आपको अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि दूसरे भी उसका फ़ायदा उठाए। इसी को सोशल करेंसी बोलते हैं। बेशक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप दूसरों की नज़रों में सक्सेसफुल, इंटरेस्टिंग, स्मार्ट और कूल बनना चाहते हो। ऑफलाइन आप माउथ पब्लिसिटी करते हो, आप अपनी जान पहचान वालों के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो। ऑनलाइन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आप अपनी बेस्ट फोटोज और वीडियोज शेयर करते हो। इसे कुछ इस तरह से सोचो, हर एक स्टोरी या आइडिया आर्केड के एक टोकन या कॉइन की तरह है। अगर लोगों को आपकी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप जीत गए और आपका सोशल स्टेटस भी इम्प्रूव हो जाता है। तो आपके और ज़्यादा सोशल करेंसी कैसे पा सकते हैं? इसके 3 तरीके हैं। पहला है इनर रिमार्केबिलिटी, दूसरा है गेम मैकेनिक्स और तीसरा तरीका है लोगों को इनसाइडर की तरह फील कराना। इनर रिमार्केबिलिटी का रूट वर्ड है रिमार्केबल। कोई भी प्रोडक्ट, स्टोरी या आइडिया जो कुछ हटकर हो, कंटेजियस बन जाता है। 2002 में एक बेवरेज कंपनी स्नैपल ने एक रिमार्केबल मार्केटिंग कैंपेन निकाला। कंपनी ने हर स्नैपल बोतल की केप के अंदर फन फैक्ट्स लिखने शुरू किए। तो जब भी आप स्नैपल की बोतल खरीदते थे तो आपको एक फन फैक्ट मिलता था। हालांकि ये रैंडम फैक्ट्स होते थे, पर ये बड़े इंटरेस्टिंग ट्रिविया होते थे जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते थे। एक एग्जाम्पल है फैक्ट 12, कंगारूज बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ नहीं चल सकते। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट 37, एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ के 2 हफ्ते ट्रैफिक लाइट के चेंज होने का इंतजार करने में बिता देता है। लोग इन रिमार्केबल आइडियाज या स्टोरीज को उन लोगों से शेयर करना चाहते थे जो उनके करीबी होते थे, क्योंकि वो अपनी सोशल करेंसी बढ़ाना चाहते थे। एक और तरीका है ज़्यादा सोशल करेंसी हासिल करने का, वो है गेम मैकेनिक्स। हर साल दिसंबर में स्टारबक्स एक प्रोमो रिलीज करता है जिसमें कस्टमर को क्रिसमस सीजन ड्रिंक्स के 12 डिफरेंट वैराइटीज खरीदनी होती है। अगर आपने स्क्रैच कार्ड में सारे ड्रिंक्स कंप्लीट कर दिए तो मतलब आप खुद का स्टारबक्स प्लानर जीत गए। पर आप इसे कैश के लिए नहीं खरीद सकते थे। आपको गेम मैकेनिक्स फॉलो करना होता था ताकि आपको एक्सक्लूसिव स्टारबक्स प्लानर मिल सके। तो ये है गेम मैकेनिक्स, और ये इसलिए कंटेजियस है क्योंकि इंसान को हमेशा से ही गेम्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। चाहे इनाम छोटा सा ही क्यों ना हो, पर जीतने वाले को बड़ी खुशी मिलती है। जरा याद कीजिए वो रिवार्ड्स जो आपको ग्रोसरी स्टोर या गैस स्टेशन पर मिलते हैं, और आपकी फेवरेट एयरलाइन या फिटनेस जिम में आपको मिलने वाले मेंबरशिप रिवार्ड्स या पर्क्स।
सोशल करेंसी बढ़ाने का जो लास्ट तरीका है वो है लोगों को इनसाइडर फील कराना। क्या आपने कभी किसी रेस्टोरेंट में सीक्रेट डोर के बारे में सुना है? वहां ऐसा कोई साइन या पोस्टर नहीं दिखेगा जिससे लोगों को पता चले कि अंदर कोई रेस्टोरेंट है, पर जो अक्सर वहां आते हैं उन्हें मालूम होता है कि किस तरफ से दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना है। एग्जाम्पल के लिए, प्लीज डोंट टेल नाम से न्यूयॉर्क में एक सीक्रेट एंट्रेंस वाला बार है। इस बार के मालिक है ब्रायन शपाइरो और क्रिस एंटिस्टा। प्लीज डोंट टेल का एंट्रेंस दरवाज़ा एक फ़ोन बूथ के अंदर से खुलता है, ठीक वैसा ही जैसा सुपरमैन यूज़ किया करता था। ये फ़ोन बूथ एक हॉट डॉग रेस्टोरेंट क्रिफ डॉग्स के अंदर है, जो ब्रायन और क्रिस का ही है। जब आप फ़ोन बूथ के अंदर दाखिल होते हो और नंबर डायल करते हो तो आपसे पूछा जाएगा, क्या आपने टेबल बुक कराई है? क्यों? क्योंकि प्लीज डोंट टेल हमेशा पूरी तरह से बुक रहता है। तो देखा आपने, ये है लोगों को इनसाइडर फील कराने का कमाल। ट्रिगर्स। आपको क्या लगता है कौन से आइडियाज़ ज़्यादा वायरल होते हैं, इंटरेस्टिंग या बोरिंग? तो जवाब है दोनों। एक ट्रिगर, एक साइट, एक स्मेल, एक शब्द, यानी कोई भी चीज़ हमें एक आइडिया से दूसरे आइडिया की याद दिला सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आइडिया इंटरेस्टिंग हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। कोई भी चीज़ वर्ड ऑफ माउथ यानी बात को फैलाने में एक ट्रिगर का रोल प्ले कर सकती है, और एडवर्टाइजर्स इन्हीं ट्रिगर्स का फ़ायदा उठाते हैं। अब जैसे किटकैट कैंपेन को ही ले लो, जहां किटकैट को कॉफ़ी से जोड़ दिया गया है, यानी किटकैट खाने से कॉफ़ी पीने जैसी एनर्जी मिलती है। क्योंकि लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, इसलिए किटकैट के एडवर्टाइजर्स को यकीन है कि कॉफ़ी देखते ही लोगों को किटकैट की याद आ जाएगी। 2007 की बात है, किटकैट का बिजनेस हर्शी के पास जा रहा था। हर्शी के पास कस्टमर्स को लुभाने के लिए हर प्रोडक्ट था, रीस से लेकर किसेस तक सब कुछ। ऐसे में किटकैट को मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द कोई तरीका ढूंढना था। तब कॉलिन चोरक को हायर किया गया किटकैट को फिर से जिंदा करने के लिए, और तब गिव मी अ ब्रेक कैंपेन पास किया गया जिसके लिए उन्हें नए आइडियाज की जरूरत थी। कॉलिन को एक ऐसा आइडिया आया जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा किटकैट की याद आए, पर उनका ये आइडिया 80 फीट के दशक का कोई कैची सॉन्ग नहीं था। कॉलिन ने किटकैट को कॉफ़ी के साथ जोड़ दिया। एड में कॉफ़ी और किटकैट टेबल में साथ साथ दिखाए जाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि जब भी आपको ब्रेक की ज़रूरत महसूस हो आप कॉफ़ी और किटकैट ले सकते हैं, जैसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। ये कैंपेन काफ़ी हिट रहा। किटकैट ब्रांड का प्रॉफिट $300 मिलियन से बढ़कर $500 तक पहुंच गया था। अचानक से किटकैट बहुत ज़्यादा बिकने लगी, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कॉफ़ी ने किटकैट के लिए एक ट्रिगर की तरह काम किया। तो कोई भी चीज़ माउथ पब्लिसिटी से हिट हो सकती है। जो भी चीज़ लोगों को शेयर करने लायक लगे, लोग उसे दूसरों से शेयर करना पसंद करते हैं। चाहे कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग हो या बोरिंग, चाहे कोई एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लोग उसे शेयर ज़रूर करते हैं। तो आखिर वो कौन से ट्रिगर होते हैं जो एक आइडिया को कंटेजियस बनाते हैं? तो जवाब है कि ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। वो आइडिया टॉप ऑफ द माइंड में होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो उस वक्त आपको किसी चीज़ की याद दिलाए। यानी ट्रिगर कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके माइंड में उस वक्त आए और आपको एक्शन लेने पर मजबूर करे। चलिए अब एक और चॉकलेट ब्रांड की बात करते हैं। इस नटी कैरेमल चॉकलेट बार का नाम है मार्स। 1997 में नासा ने पाथफाइंडर मिशन लॉन्च किया था। इसका गोल था एक ऐसा लैंडर लॉन्च करना जो मार्स की ज़मीन से, क्लाइमेट और उसके एटमॉस्फेयर से सैंपल कलेक्ट कर सके। इस मिशन में कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे और मिशन सक्सेसफुल रहा था। पाथफाइंडर अपना टास्क पूरा करने के बाद सलामत धरती पर लौट आया। अब मार्स चॉकलेट बार का नासा के इस मिशन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये चॉकलेट तो फ्रैंकलिन मार्स के नाम पर रखी गई थी, जो कि कंपनी के फाउंडर थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मार्स नाम उन दिनों कंटेजियस हो गया था, और इसलिए मार्स की चॉकलेट की सेल्स भी रातों रात आसमान पर पहुंच गई। हालांकि कंपनी ने अपनी तरफ से सेल्स इंक्रीज करने की कोई कोशिश नहीं की थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि एक ही नाम की वजह से लोगों ने मार्स को चॉकलेट से जोड़ लिया था।
उस वक्त मार्स ने किसी भी तरह की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया था। कंपनी का कोई कैंपेन भी नहीं चल रहा था। पर मार्स नाम सुनकर ही लोगों को मार्स मिशन की याद आ जाती थी और लोग मार्स चॉकलेट बार खरीदने के लिए टेम्पटेड हो जाते थे। इमोशन। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ आर्टिकल या ब्लॉग बाकियों से ज्यादा शेयर किए जाते हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि वो लोगों में इमोशंस जगा देते हैं। कोई भी कंटेंट जिससे लोगों को खुशी मिले, गुस्सा आए, डर लगे या उदास कर जाए, ऐसे कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। अगर आप कंटेजियस होना चाहते हो तो आपको लोगों को ये फील कराना होगा कि आप उनकी केयर कर रहे हो, चाहे आप कोई फिल्म स्क्रिप्ट लिख रहे हो या कोई कमर्शियल बना रहे हो या कोई ब्लॉग या बुक लिख रहे हो। जब तक आप लोगों के इमोशंस नहीं जगाओगे आप पॉपुलर नहीं हो सकते। तो आप कंटेजियस होने के लिए क्या करोगे? आप अभी चाहे जो भी जॉब कर रहे हो, चाहे जिस भी प्रोडक्ट या टॉपिक को पॉपुलर बनाना चाहते हो, आपको लोगों की फीलिंग्स पर फोकस करना होगा। आप चाहे अपनी प्रेजेंटेशन में कितने ही फिगर्स या फैक्ट्स शेयर करें, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर जहां आपने उनके इमोशंस जगा दिए लोग ध्यान से आपकी बात सुनने लगते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चे, किटन्स या पपीज काफी हिट टॉपिक होते हैं। इनके वीडियोस लोगों में इतने पॉपुलर इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोगों का दिल छू लेते हैं और लोगों को बड़े क्यूट लगते हैं। यहाँ हम आपको एक टिप देते हैं, अगर कभी आपको कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक पर भी बात करनी हो तो भी आप अपनी स्पीच को कंटेजियस बना सकते हैं। आपका फोकस हमेशा लोगों के इमोशंस पर होना चाहिए। अपने कमर्शियल एड, प्रेजेंटेशन, ब्लॉग, आर्टिकल, स्पीच वगैरह में इमोशंस लाने की कोशिश करो जिसे देखकर या सुनकर आपकी ऑडियंस को कुछ फील होना चाहिए। इमोशंस से कही हुई बातों को लोग ज्यादा वक्त तक याद रखते हैं और दूसरों से शेयर भी करते हैं। एंथनी गूगल की क्रिएटिव लैब टीम का मेंबर है। उसे गूगल के ग्राफिक डिजाइन इंप्रूव करने के लिए हायर किया गया था। उन दिनों क्रिएटिव लैब एकदम नया कॉन्सेप्ट था। तब गूगल भी अपने शुरुआती दौर में था। इसलिए उन दिनों गूगल का मेन फोकस सिर्फ एनालिटिक्स पर होता था। उस वक्त इमोशंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया नहीं था। क्रिएटिव लैब के ज्यादातर आइडिया हायर पोजीशन में बैठे लोग रिजेक्ट कर दिया करते थे। फिर एक दिन टीम को एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करने का काम मिला जो गूगल के नए सर्च इंटरफेस को हाईलाइट करे। क्रिएटिव लैब के एक टीम मेंबर ने सुझाव दिया कि इस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जाए कि कैसे बेटर सर्च किया जाए। एक दूसरे मेंबर ने ऑनलाइन ट्रिविया गेम डेवलप करने का आइडिया दिया। इसी बीच एंथनी कफारो ने देखा कि गूगल में सब कुछ है सिवाय इमोशंस के। गूगल के पास एक अमेजिंग इंटरफेस था जो लोगों को काफी हेल्पफुल सर्च रिजल्ट देता था, लेकिन ये अपने यूजर्स के इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। तो एंथनी ने सोचा क्यों ना एक स्टोरी वीडियो बनाई जाए जिसे उसने पेरिशन लव नाम दिया। इसमें एक लव स्टोरी थी जो गूगल पर सर्च क्वेरीज के जरिए बताई जा रही थी। इस वीडियो क्लिप में कोई एक्टर या वॉइस कुछ भी नहीं था, सिर्फ म्यूजिक था और वर्ड्स जो सर्च बार में टाइप होते थे। वीडियो कुछ ऐसे शुरू होता था, एक लड़का स्टडी अब्रॉड पेरिस फ्रांस सर्च कर रहा है और उसे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर वो कैफेज नियर लूवरे म्यूजियम टाइप करता है और रिजल्ट्स पढ़ता है। इसके बाद लड़का जब ये टाइप करता है ट्रांसलेट टू एस्ट्रेस मिग्नन तो उसे दूर कहीं से किसी लड़की एक हंसने की आवाज आती है, क्योंकि इस फ्रेंच में इस सेंटेंस का मतलब होता है यू आर वेरी क्यूट। वीडियो चलती रहती है। फिर लड़का सर्च करता है हाउ टू इम्प्रेस अ फ्रेंच गर्ल। फिर वो लड़का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एडवाइज, जॉब्स अवेलेबल इन पेरिस, प्लेन की लैंडिंग टाइम और ब्यूटीफुल पेरिस चर्च वगैरह सर्च करता है। एक ऑडियंस एक तौर पर आप गूगल सर्च के थ्रू डेटिंग से लेकर शादी होने तक ये पूरी स्टोरी देख लेते हो और फिर जब लड़का सर्च करता है हाउ टू असेंबल अ क्रिब तो ये स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है और व्यूवर्स एक लड़के की एक प्यारी फ्रेंच लड़की के साथ डेटिंग से लेकर शादी और बच्चा होने तक की पूरी कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पूरी क्रिएटिव लैब ने मिलकर ये वीडियो प्रेजेंट किया। ये वीडियो गूगल सर्च मार्केटिंग टीम को बहुत पसंद आया। इस वीडियो को देखकर टीम मेंबर बड़े इमोशनल और इंस्पायर्ड हुए। सीईओ की वाइफ तक इस वीडियो से बड़ी प्रभावित हुई। ये वीडियो तुरंत गूगल पर कंटेजियस हो गया और तब गूगल ने फैसला लिया कि वो इस वीडियो को पब्लिक में रिलीज करेंगे।
गूगल टीम के साथ साथ ये वीडियो पब्लिक को भी उतना ही पसंद आया। इस तरह से गूगल का ये वीडियो वायरल हिट हो गया। पब्लिक, ये इस चैप्टर का लेसन है। जो सब कर रहे हैं वही कंटेजियस बन जाता है। जब लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए तो वो कॉपी करने लगते हैं या जो उनके साथ वाला कर रहा होता है वही करने लग जाते हैं। इसीलिए तो बारटेंडर्स या बरिस्तास टिप जार में अपनी जेब से सिक्के निकाल कर डालते हैं ताकि उन्हें देखकर कस्टमर्स भी अपनी टिप जार में डाल दे। आपने गौर किया होगा जब कभी रेस्टोरेंट वगैरह में एक दोस्त टिप दे रहा होता है तो दूसरा दोस्त भी टिप जरूर देता है। मान लो आप किसी नए शहर में आए हो, आप वहाँ किसी को नहीं जानते, इसलिए आपको ये भी नहीं पता कि शहर में अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। तो आप अपने फ्लैट से बाहर निकल कर आते हैं और इधर-उधर घूमने लगते हैं। आप सोच रहे हैं कि अब खाने के लिए कहाँ जाए। आपको रेस्टोरेंट, स्टॉल, डाइनर, हर जगह कस्टमर्स की भीड़ दिखाई देती है। तभी आपको एक लंबी लाइन नजर आती है जहाँ लोग खाने का ऑर्डर देने के लिए खड़े हैं। आप भी लोगों की देखा देखी उस लाइन में लग जाते हैं। यानी आप वही कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है। आपको लगता है यहाँ का खाना जरूर अच्छा होगा, तभी तो वहाँ इतनी भीड़ लगी है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बिके तो उसे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक की नज़र में लेकर आओ। सेम यही चीज़ आपके आइडिया के साथ भी है। इसे जितना हो सकते पब्लिक कर दो। कंटेजियस बनने का सीक्रेट है पब्लिक विजिबिलिटी। एक बार स्टीव जॉब्स पावरबुक G4 का सही डिजाइन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ये एप्पल का नया प्रोडक्ट था और अब तक का सबसे पतला लैपटॉप था। इसकी मोटाई सिर्फ 1 इंच रखी गई थी। जैसा कि इससे पहले के प्रोडक्ट्स के साथ भी हुआ था, स्टीव जॉब्स इस लैपटॉप के डिजाइन, पैकेजिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर बड़े पैशनेट थे। लेकिन स्टीव जॉब्स कुछ डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे थे। एक टाइम था जब एप्पल लोगो अपसाइड डाउन यानी उल्टा था। जब लैपटॉप बंद होता था तो एप्पल की बाइट वाली साइड यूजर की तरफ होती थी। जरा सोचिए, ये कैसा लगता होगा। जब आप इसे बैग से निकालोगे, अपनी टेबल पर रखोगे और खोलोगे तो एप्पल आपकी तरफ होगा। स्टीव जॉब्स ने इस बारे में काफी सोचा। अगर पावरबुक इसी तरह रहा तो जो लोग एप्पल यूज करते हैं उनके लिए लोगो हमेशा उल्टा रहेगा। और ये सिचुएशन कहीं भी आ सकती थी, कॉफी शॉप, लाइब्रेरी या रेस्टोरेंट में कहीं भी। तो स्टीव जॉब्स को कुछ ना कुछ डिसाइड करना था। जाहिर है एप्पल का लोगो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। इसकी ओरिएंटेशन डिजाइन का जरूरी हिस्सा थी, बेशक पावरबुक G4 इसे यूज करे या ना करे। तो कौन सा ज्यादा पब्लिक है? कौन सा ज्यादा कंटेजियस है? कौन ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है? एप्पल का लोगो जो यूजर्स के ठीक सामने होगा या जो लोगों को बाहर से दिखेगा? कौन सी साइड में एप्पल का लोगो ज्यादा पावरफुल लगेगा? अब तो आपको पता चल गया होगा। स्टीव जॉब्स ने अपना डिसीजन ले लिया था। जब भी आप एप्पल का लैपटॉप ओपन करोगे, कॉफी शॉप या किसी भी जगह, हर कोई उस लोगों को देख सकता है। लोगों को एप्पल उल्टा नजर नहीं आएगा। पब्लिक विजिबिलिटी के बारे में एक और कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। ये इन गिफ्ट्स या चीज़ों के बारे में जो आपको किसी इवेंट में पार्टिसिपेंट करने पर मिलते हैं, जैसे मैराथन, कोई कॉन्फ्रेंस या जब आप किसी शॉप से प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हो। इसे हम बिहेवियरल रेजिड्यू बोलते हैं। जब आप मैराथन में पार्ट लेते हो, आप चाहे जीतो या ना जीतो, पर आपके पास मैराथन की शर्ट होती है, नंबर होता है, यहाँ तक कि रिस्ट बैंड भी होता है जो सबूत है कि आपने मैराथन में भाग लिया था। लोग आपके पास ये चीज़ें देखते ही समझ जाते हैं कि आपने मैराथन में पार्ट लिया था। सेम यही चीज़ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप के साथ भी होती है जो आप अटेंड करते हो। आपके पास उन जगहों के पैम्फलेट, पेन या टम्बलर्स हो सकते हैं जिससे देखने वालों को पता चलता है कि आप वहां गए थे। तो ये गिफ्ट्स उन इवेंट्स की पब्लिक विजिबिलिटी है जिससे एक तरह से उन इवेंट्स की पब्लिसिटी होती है। पब्लिक विजिबिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रियूजेबल बैग। जैसे विक्टोरियाज सीक्रेट, टिफनीज, ब्लूमिंगडेल्स या दूसरे ब्रांड जो अपने पेपर बैग या रियूजेबल बैग डिजाइन करते हैं ताकि जब आप वो बैग लेकर कहीं जाए तो लोग उस ब्रांड के लोगों देखकर समझ जाएंगे कि आपने उस ब्रांड की शॉपिंग की है। तो ये भी एक तरह से एडवर्टीजमेंट का तरीका है। ये एक पावरफुल पब्लिक विजिबिलिटी टैक्टिक है।
आपके फ्रेंड्स या कलीग्स आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं या उस बुटीक में आपके एक्सपीरियंस के बारे में मालूम करना चाहते हैं, और फिर आपकी देखा देखी वो भी सेम ब्रांड की चीज़ें खरीद लेते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू से हमें क्या समझना चाहिए? यानी प्रैक्टिकल टिप्स, हाउ टू वीडियोज़, यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो हम सबके साथ शेयर करते हैं। ये सब कंटेजियस होते हैं क्योंकि हम इन्हें शेयर करके दूसरों को भी जानकारी प्रोवाइड कराना चाहते हैं। इससे हमारी सोशल बॉन्डिंग भी मजबूत होती है। ज़रा अपने फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में सोचो या अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल के बारे में। आपने अब तक शायद ढेर सारे हाउ टू वीडियोज़ देखे होंगे, जैसे कि मेकअप ट्यूटोरियल, हाउ टू बेक कुकीज़, हाउ टू रिपेयर द बाथरूम सिंक, हाउ टू कैच मोर फिश, वगैरह वगैरह। ये वीडियो इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि ये लोगों को ऐसी काम की जानकारी देते हैं जो उन्हें चाहिए, और हम इन वीडियोस को इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हम दूसरों की रियल में हेल्प करना चाहते हैं या उनकी लाइफ को बेटर बनाने में उनकी हेल्प करना चाहते हैं। इसे हम आल्टूरिज्म बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब राह चलते कोई अजनबी हमसे डायरेक्शन पूछता है या टाइम पूछता है तो हम बता देते हैं। आप प्रैक्टिकल वैल्यू को एक तरह से एडवाइस भी मान सकते हैं जो आप दूसरों को देते हैं, क्योंकि आप उनकी केयर करते हो। जैसे हम किसी को अपने अनुभव से बताते हैं कि बच्चों के लिए कौन सा डायपर ब्रांड बेस्ट रहेगा या कौन सी वेजिटेरियन रेसिपी बहुत स्वादिष्ट होती है। कहाँ से आपको बेस्ट इंश्योरेंस प्लान मिलेगा? अगर आप भी अपने आइडिया को कंटेजियस बनाना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को हाईलाइट करो। अपने फॉलोवर्स के साथ टिप्स और एडवाइस शेयर करो। आप चाहे जो भी हो, एक एंटरप्रेन्योर या मार्केटर, अपने प्रोडक्ट्स की प्रैक्टिकल वैल्यू पर जोर दो और शेयर करो। क्या इससे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व होती है? इसके स्टेप्स फॉलो करने कितने ईजी है? सोचो कि आप लोगों को लाइफ बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट कैसे उनकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू के जरिए ही आप कंटेजियस बन सकते हो। स्टोरीज। अच्छी कहानियां सबको पसंद आती है। हर गाना, हर कमर्शियल एड, पिक्चर, ब्रांड एक स्टोरी ही तो है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? एक बार कोई अगर कहानी शुरू कर दे तो हम पूरी सुने बिना नहीं रहते। सिर्फ कोरी जानकारी लोगों को मज़ेदार नहीं लगती, पर स्टोरीज लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कमर्शियल एड, ब्लॉग, आर्टिकल, प्रेजेंटेशन, स्पीच, वीडियो क्लिप कंटेजियस हो जाए तो उसकी शुरुआत आपको एक स्टोरी से करनी होगी। ये स्टोरी इस बात को प्रूव करती है। क्या आपने कभी जैरेड फोगल और उनकी सबवे डाइट के बारे में सुना है? जैरेड एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसकी लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी थी। उसे जंक फूड खाने की बड़ी आदत थी और वो कभी एक्सरसाइज नहीं करता था। इस वजह से जैरेड का वजन 425 पाउंड तक पहुंच गया था। उसके रूममेट को उसकी बड़ी फिक्र रहती थी। जैरेड की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसे जल्द से जल्द इस बारे में कोई कदम उठाने की जरूरत थी। यही कारण था कि जैरेड ने डिसाइड किया कि वो अब से एक सबवे डाइट स्टार्ट करेगा। लेकिन ये डाइट क्या थी? लंच में जैरेड सबवे से 1 फुट लंबा वेजी सब लेता था और डिनर के लिए वो एक 6 इंच टर्की सब खाता था। कई महीनों तक जैरेड ने सिर्फ सबवे के सैंडविच ही खाए। 3 महीने तक यही डाइट फॉलो करने के बाद जैरेड का वेट 100 पाउंड कम हुआ। उसकी कमर 60 इंच से घटकर 34 इंच रह गई थी। ओवरऑल जैरेड ने 245 पाउंड घटाए। यही नहीं, वो सबवे ने उसे अपनी एडवर्टीजमेंट का चेहरा भी बना लिया था। काफी अमेजिंग स्टोरी है ना? एक आदमी जिसने कई महीनों तक सिर्फ फास्ट फूड खाया और कुछ नहीं। असल में जैरेड की स्टोरी सबसे पॉपुलर वेट लॉस स्टोरीज में से एक बन गई। ये स्टोरी है तो काफी सिंपल, पर इसमें 4 पॉइंट है जो लोग इस स्टोरी से सीख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबवे के पास हेल्दी ऑप्शन भी है, हालांकि उनके मेन्यू में ज्यादातर सैंडविच ही है। सेकंड पॉइंट, क्या कोई सिर्फ सबवे का खाना खाकर वेट लूज कर सकता है? थर्ड पॉइंट, जैरेड ने सिर्फ 1-8 पाउंड्स नहीं घटाए बल्कि काफी वेट लूज किया था। और फोर्थ पॉइंट, क्या सबवे के सैंडविच इतने टेस्टी है कि कोई आदमी उस महीनों तक लगातार खाता रहे? देखा आपने? ये होती है स्टोरी की पावर।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी स्टोरी के रूप में शेयर करते हो तो वो लोगों को ज़्यादा वक्त तक याद रहती है, क्योंकि स्टोरी का नरेटिव हमें बांध लेता है, हमें सुनने पर मजबूर कर देता है, उस स्टोरी से हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम वो स्टोरी सच लगती है। अगर कोई आपको कोई अच्छी स्टोरी सुनाए तो इस बात की 100% गारंटी है कि आप उसे दूसरों से शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आपकी फेवरेट स्टोरी क्या है? क्या आपको याद है आपने इसे कितनी बार शेयर किया था? कंक्लूजन। चलिए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। कंटेजियस बनने के 6 प्रिंसिपल स्टेप्स कहलाते हैं, यानी सोशल करेंसी, ट्रिगर्स, इमोशंस, पब्लिक, प्रैक्टिकल वैल्यू और स्टोरीज। सोशल करेंसी है एक्सपीरियंस शेयर करना जो हमारा सोशल स्टेट्स बढ़ाए और हमारा सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करे। आपने इस बुक में इनर रिमार्केबिलिटी, गेम मैकेनिक्स और लोगों को इनसाइडर की तरफ फील कराने के बारे में सीखा। अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्नैपल केप फैक्ट्स, स्टारबक्स प्लानर्स और प्लीज डोंट टेल बार शेयर कर सकते हो। ट्रिगर से हमारा मतलब है वो आइडियाज जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। आपने ये सुना होगा कि जब नासा ने मार्स में पाथफाइंडर मिशन लॉन्च किया था तो चॉकलेट बार मार्स के प्राइस अचानक बढ़ गए थे। हालांकि ये कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं बल्कि सिर्फ एक इत्तेफाक था। इमोशंस हमें बहुत अटैच्ड फील कराते हैं। आपको पता होगा कि कई साल पहले गूगल सिर्फ एनालिटिक्स करता था, लेकिन क्रिएटिव लैब ने देखा कि लोगों को जोड़े रखने में इमोशंस कितने पावरफुल साबित होते हैं। अगर आप अपने फॉलोअर्स को कुछ फील कराना चाहते हो तो वो भी आपकी केयर करेंगे और आपका आइडिया ज़रूर शेयर करेंगे। पब्लिक विजिबिलिटी यानी लोग वही फॉलो करते हैं जो दूसरों को करते देखते हैं। इसलिए अपना आइडिया जितना हो सके विजिबल रखें, यानी सबको आपके आइडिया के बारे में पता चल जाए। आपने इस बुक में सीखा कि स्टीव जॉब्स भी दुविधा में फंस गए थे कि एप्पल को यूजर्स को फेस करना चाहिए या दूसरे लोगों को जो लैपटॉप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये डिसीजन कितना पावरफुल था। प्रैक्टिकल वैल्यू यानी वो एडवाइस, टिप्स, यूजफुल या हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जो आपको दूसरों से शेयर करते हैं। और ये कंटेजियस होते हैं क्योंकि इससे दूसरों के साथ हमारे बॉन्ड्स और कनेक्शन भी मजबूत होते हैं। स्टोरीज बहुत पहले से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक अहम पार्ट रही है। किसी को भी एक अच्छी कहानी सुनाइए, उसे मजा आएगा। लेकिन सिर्फ बेजान फैक्ट्स या कोरी जानकारी मत शेयर कीजिए, एक इंटरेस्टिंग कहानी भी शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो लोगों को सुनाइए, लोग पसंद करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग टीम के मेंबर, कोई ब्लॉगर या एक यूट्यूबर, चाहे आप जो भी है, अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और आप ये कर सकते हैं। इस बुक में दिए स्टेप्स फॉलो कीजिए और आपका आइडिया एकदम वायरल हो जाएगा। इस नॉलेज को लोगों की हेल्प करने के लिए यूज़ कीजिए और लोगों का भला करने की कोशिश करें।